हेलो फ्रेंड्स। तो पिछली वीडियो में डिस्कस कर रहे थे, एक टॉपिक ख़त्म किया था हमने, फिजिकल डिवीज़न, राजस्थान का भौतिक प्रदेश। आज एक नया टॉपिक है अवतंत्र, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और इस बारे में पूरा चर्चा करेंगे अच्छे से। जितने भी एग्जाम में कॉन्ट्रीब्यूशन, जितने भी फैक्ट बनते हैं उनके बारे में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वह अवतंत्र है ड्रेनेज सिस्टम। अवतंत्र को इंग्लिश में बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम। तो अभी हम ड्रेनेज सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान ड्रेनेज सिस्टम ऑफ राजस्थान, इसके अंदर 3 ड्रेनेज सिस्टम है राजस्थान के अंदर। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि कौन कौन से 3 ड्रेनेज सिस्टम है ना, उन सबसे पहले वो देखो। 3 अवतंत्र है। एक तो है अंत प्रवाही नदियाँ होती हैं। एक होती हैं आपकी अरब सागर, जो अरब सागर में गिरती है, अरब सागर की नदियाँ। एक होती है बंगाल की खाड़ी की नदियाँ। तो हम इनको अलग अलग पढ़ेंगे। इनका परसेंटेज याद होना चाहिए। इसका 60% है पूरे ड्रेनेज सिस्टम में, 100% है ना, पूरा 100% में से इसका परसेंटेज 100% है। इसका 17% है अरब सागर का, इसका 23% है। आपसे एग्जाम क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मतलब पूरे अवतंत्र में अंतर प्रवाही नदियों का जो कितने परसेंट क्षेत्र में, मतलब कितने क्षेत्र में राजस्थान में फैली हुई हैं, तो 60% एरिया जो है ना अंतर प्रवाही नदियाँ हैं। ठीक है, अब एक एक के बारे में डिस्कस करते हुए चलते हैं। इससे पहले एक चीज़ और याद रख लेना कि राजस्थान में जो सतही जल है, वो कुल सतही जल का कितना परसेंट है, 1 पॉइंट छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है। तो आप डायरेक्ट देखो। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं अंतर प्रवाही नदियों का, जो ये अंतर प्रवाही नदियाँ हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे है ना हेडिंग डाल लेते हैं। सबसे 1 नंबर का अंतर प्रवाही नदियाँ। इन अंतर प्रवाही नदियों के अंदर सबसे पहली जो नदी आती है उसका नाम है घग्गर। ठीक है, देखिए क्रम से पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। आप बस लगातार इन चीज़ों को अच्छे से समझना है ना। मैं एक एक चीज़ लिखवा दूंगा, इनके कंट्रीब्यूशन जो भी एग्जाम का आएगी वो है ना। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन घग्गर नदी के बारे में। घग्गर नदी के बारे में सबसे पहले आपको याद रखना है कि निकलती, मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा यहाँ पर है ना, और आपको एज इट इज याद रखने हैं वो है ना। तो सबसे पहले तो इसका उद्गम पता होना चाहिए। किसी भी नदी का उद्गम, किसी भी नदी का संगम पता होना चाहिए। ठीक है, अब वो सब ऐसी नदी याद रखनी, एक पॉइंट याद रखना है आपको। उद्गम, उसके बाद संगम, कितने किलोमीटर में राजस्थान में रहती है ना। तो कितना किलोमीटर मतलब उसकी लंबाई, किलोमीटर लंबाई है ना। चौथा पॉइंट याद रखना है कि वो किसी इस जिले में प्रवेश कर रही है तो वो प्रवेश स्थान, तो प्रवेश स्थान के, जैसे कि ये नदी है कहाँ से प्रवेश करेगी राजस्थान के अंदर। कोई नदी राजस्थान में जैसे अदर स्टेट से निकल रही है, जैसे ये निकलेगी हिमाचल प्रदेश से है ना, तो निकलने के बाद राजस्थान कहीं ना कहीं से तो प्रवेश करेगी। तो वो ऐसे नहीं सारी नदियाँ मतलब अलग से आएंगी। कोई नदी है जो राजस्थान की है तो वो राजस्थान से निकल रही है, राजस्थान में बह रही है ना। तो जिन नदी को निकल रहा है उसका प्रवेश स्थान याद रखना है। कौन कौन सी उसमें सभ्यता है, तो जो सभ्यता, तो अंतर्वाही नदियों के अंदर क्या है कि सभ्यता मिलेंगी सारी, तो सब में सभ्यता आएगी है ना। कौन सी नदी किनारे कौन सी सभ्यता है, ठीक है। क्या उस नदी की कोई उपनाम है क्या, तो उपनाम याद रखना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पहले तो अंतर्वाही नदियों के अंदर ये याद रखना है आपको सबसे मेन इंपॉर्टेंट। तो इस नदी के बारे में तो ये सारी चीज़ें कि इसका उद्गम होता है कालका हिल्स से। पहली बात तो कौन से, कहाँ से, कालका हिल्स। अभी कालका हिल्स कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है ना। संगम कहाँ होता है, तो फोर्ट अब्बास। भाई फोर्ट अब्बास से कहाँ है, तो ये पाकिस्तान में, कहाँ है, पाकिस्तान में। ठीक है, आपको याद रखना है संगम स्थल कहाँ है, तो फोर्ट अब्बास पाकिस्तान में। कितने किलोमीटर में है, तो 465 किलोमीटर में। ये आंतरिक अब्बा तंत्र की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, आंतरिक अब्बा तंत्र की सबसे लंबी नदी, आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी है ना, सबसे लंबी नदी। ठीक है, आंतरिक अब्बा तंत्र की सबसे लंबी नदी है ये। ठीक है, आपको इसका प्रवेश राजस्थान में कहाँ से होता है, तो ये आगे इसका राजस्थान में प्रवेश होता है टिब्बी तहसील। टिब्बी तहसील, अब ये टिब्बी तहसील है कहाँ है, श्री गंगानगर में, सॉरी हनुमानगढ़ में है टिब्बी तहसील। ठीक है, इस पर कौन कौन सी सभ्यता है, तो देखो आपको ऐसे याद रखनी। काली, एक तो काली सभ्यता, काली, पीली, तो देखो काली सभ्यता, नहीं, कालीबंगा सभ्यता, पीलीबंगा सभ्यता, और याद रख लेना आप रंग महल।
देखो सीधी सीधी है, काली, पीली और रंग महल सभ्यता। ठीक है, अब इस उपनाम पूछे आपसे तो उपनाम में याद कर लेना सरस्वती नदी, सरस्वती, मृत नदी है ये, मैं बताऊँ क्यों बोलते हैं, नट नदी है, या इसको दृश्यवती नदी बोलते हैं। पर ज़्यादा याद रखना है कि दृश्यवती नदी है, इसको कहाँ बोलते हैं दृश्यवती नाम से, तो पंजाब और हरियाणा में इसको दृश्यवती नाम से जाना जाता है। एक इसका और नाम है, इसको राजस्थान का शोक बोलते हैं, राजस्थान का शोक। ठीक है, राजस्थान में शोक। देखो सरस्वती नदी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस स्थान पर अभी पहले जो है ना सरस्वती नदी बहती थी, उस वजह से सरस्वती नदी कहा जाता है इसको। मृत नदी क्यों कहते हैं, क्योंकि अभी ये विलुप्त होने से विलुप्त हो गई इस तरह, मतलब कहीं पहले जितनी बहती थी अब नहीं बहती। दृश्यवती नदी है ये। ठीक है, इसको राजस्थान का शोक कहते हैं, क्योंकि कहीं से मतलब कभी भी इसमें बाढ़ आ जाती थी पहले, इसलिए इस कारण क्या कहा जाता है, इसको राजस्थान का शोक कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी, आपको एक बार के लिए याद रखनी है। अब इससे क्या है कि कुछ उसके अब्बा क्षेत्र जो है ना, अफवाह क्षेत्र याद रखना है आपको, उसका अब्बा क्षेत्र याद रखना है। तो अब्बा क्षेत्र के अंदर सबसे पहले याद रखना है इसको, जहाँ पर जो राजस्थान में तो क्या कहा जाता है इसके अब्बा क्षेत्र को, और जो पाकिस्तान में जाती है ना ये, तो पाकिस्तान में इसके अब्बा क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो राजस्थान में तो कहा जाता है नाली, या इसको बोल सकते हैं अपन पाट। इसका जो अगवा क्षेत्र है, अगवा क्षेत्र में मतलब समझ रहे हो आप, जैसे कि नदी बह रही है, तो ये नदी किन किन कैसे कैसे किन किन जगहों के अंदर बह रही है, तो वो अगवा क्षेत्र मतलब इधर का उधर का है ना, तो उसको बोला जाता है नाली या पाट। इसी को पाकिस्तान में इसी अगवा क्षेत्र को बोला जाता है हकरा। ठीक है, तो आपको दोनों बातें याद रखनी है कि इसके अगवा क्षेत्र को राजस्थान में क्या बोला जाता है और पाकिस्तान में क्या बोला जाता है। दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट भी हैं और अच्छी भी हैं, दोनों चीज़ों के बारे में याद रखना है। एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको इसके संबंध में, कि हरियाणा में इसी नदी किनारे, हरियाणा में जो हरियाणा है, हरियाणा में एक सभ्यता जिसका नाम है बनवाली, बनवाली सभ्यता। हरियाणा में इसी नदी पर बनवाली सभ्यता स्थित है। कौन सी सभ्यता स्थित है, बनवाली सभ्यता स्थित है। एग्जाम क्वेश्चन आ जाए बनवाली सभ्यता स्थित है, तो हरियाणा में इसी नदी पर बनवाली सभ्यता स्थित है। ठीक है, ये बात होगी नॉर्मल इसके बारे में ना, और तो इसके बारे में कोई इंपॉर्टेंट ज़्यादा बात है नहीं। एक बात और कर लेना, इसकी जो उपजाऊ भूमि है ना, यहाँ पर उपजाऊ भूमि, इस उपजाऊ भूमि को बग्गी बोला जाता है। मतलब घग्गर बेसिन के जो उपजाऊ भूमि है उसको क्या बोला जाता है, बग्गी बोला जाता है। ठीक है, ये थोड़ा अच्छे से याद रख लेना है इनको, है ना। तो ये सारी चीज़ें ही आपको एक तरह से याद रखनी है, और तो इसके बारे में कोई भी इंपॉर्टेंट ऐसी बात नहीं है जो रह रही हो। ठीक है, आगे मैं बात करूँ, दूसरी नदी है, इसका नाम है कांतली। अब कांतली नदी के बारे में ऐसे याद रख लेना है आपको नॉर्मल रूप से, 2-3 फैक्ट हैं कांतली नदी के बारे में। तो वही पहला तो उद्गम कहाँ से होता है, तो खंडेला सीकर से होता है, खंडेला सीकर। ठीक है, याद रखना है आपको, इस खंडेला सीकर से होता है इसका उद्गम। एग्जाम क्वेश्चन आते हैं इनका उद्गम कहाँ से हो रहा है, संगम कहाँ से हो रहा है, ये सभ्यता कौन सी है, कहाँ पे है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, उद्गम स्थल कहाँ है, खंडेला सीकर से इसका उद्गम स्थल हो रहा है। दूसरा पॉइंट याद रखना है आपको कि इसका आवास इसमें कौन सभ्यता कौन सी है, सभ्यता, तो आपको याद रखनी है इसका, एक तो है गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर, और एक है सुनारी सभ्यता। तो देखो गणेश्वर सभ्यता और सुनारी सभ्यता किस नदी किनारे है, तो इसी नदी किनारे, कांतली नदी किनारे। ठीक है, आपको एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट करके याद रखना है कि इसके जो अफवाह क्षेत्र है ना, जैसे यहाँ कहा जाता था ना अफवाह क्षेत्र, राजस्थान में क्या जाता था नालिया पाट, ऐसे ही इसके अफवाह क्षेत्र को, इसका जो अफवाह क्षेत्र है ना, इसे क्या बोला जाता है, तोराबाटी, तोराबाटी। ठीक है, समझ में आई ये सारी चीज़ें। इसके अफवाह क्षेत्र को तोराबाटी बोला जाता है। कांतली नदी थी, इसके अफवाह क्षेत्र क्या बोला जाता है, तोराबाटी। सभ्यता कौन सी है, तो गणेश्वर और सोनारी सभ्यता है। उद्गम कहाँ से हो रहा है, खंडेला सीकर से हो रहा है। आपको एक बात बताऊँ कि जो गणेश्वर सभ्यता है ना, इस गणेश्वर सभ्यता से मछली पकड़ने के 400 कांटे मिले। कितने कांटे मिले मछली पकड़ने के, मछली पकड़ने के 400 कांटे। अब कांटे पता है ना, मछली पकड़ने के कांटे आते हैं वो, मैं भी नहीं जानता पता। ठीक है, मछली पकड़ने के क्या है, कांटे मिले थे यहाँ से। ठीक है, तो ये हो गई कांतली नदी, 2 नंबर हो गए। तीसरी मैं बात करूँ तो तीसरी है वो है साबी। ठीक है, साबी नदी। अब से याद रख लेना आप, देखो साबी है तो कहाँ से निकलेगी, सेबर की पहाड़ियों से। सेबर उद्गम कहाँ से हो रहा है इसका, सेबर की पहाड़ी। और सेबर की पहाड़ी कहाँ है, तो ये जयपुर में है। ठीक है, इसका उद्गम स्थल कहाँ से हो रहा है, सेबर की पहाड़ियों से हो रहा है। और ये कहाँ तक जाएगी, तो ये इसका जो अफवाह क्षेत्र है वो याद रख लो। इसका अफवाह क्षेत्र इसका जो अफवाह क्षेत्र है वो है जयपुर और अलवर। ठीक है, इसके अफवाह क्षेत्र में याद रख लेना जयपुर और अलवर। तो इस पर कौन सी सभ्यता है, तो देखो इस पर सभ्यता याद रखनी है आपको, सभ्यता उसका नाम है जोधपुरा।
जोधपुरा। अब देखो साबी है, साबी है ना, साबी कहाँ से निकली, से याद रख लेना, से सेबर की पहाड़ियों से, जयपुर सेबर की पहाड़ी कहाँ है, जयपुर में। इसका पास है तब एक तो जयपुर याद ही रख लेना, एक अजमेर याद रख लेना इसके पास, सॉरी अलवर है ये, अलवर, अलवर है, ठीक है, अलवर याद रख लेना है। सभ्यता कौन सी है, तो जोधपुरा सभ्यता है, ठीक है। ये दो ही बात याद रखनी है आपको इस संबंध में। और ये है जो साबी नदी है, ये ऐसी एकमात्र नदी है राजस्थान की जो हरियाणा के गुड़गांव मैदान में तक जाती है ना, तो हरियाणा तक जाती है। एग्जाम पूछा जाए आपसे कि एकमात्र राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी जो हरियाणा तक जाती है ना, हरियाणा मैदान तक जाती है, तो वो यही है। तो रख दो एकमात्र नदी, एकमात्र नदी जो हरियाणा मैदान, हरियाणा के गुड़गांव, गुड़गांव मैदान तक जाती है, गुड़गांव मैदान तक जाती है ना, ठीक है। ये आपको याद रखना। एक नदी है जिसका नाम है काकने है, काकने, ठीक है। इस काकने जो नदी है ना, इसके बारे में आपको दो बात रखनी है। एक तो काकने नदी है, इस काकने नदी को, इसको जो उपनाम है ना, इसको बोला जाता है मसूरदी, मसूरदी, मसूरदी नाम है इसका, ठीक है। काकनी नदी का उपनाम क्या है, एक मसूरदी है। कहाँ से निकलती है, तो जैसलमेर का एक गाँव है जिसका नाम है कोटड़ी, जैसलमेर के कोटरी, कोटरी गाँव। तो जो जैसलमेर का कोटरी गांव है ना, ये वहाँ से निकलती है, ठीक है। आपको ये बात याद जरूर अच्छे से याद रखनी है कि जैसलमेर के कोटरी गांव से ये निकलती है। और कहाँ मिल कहाँ जाती है, तो बुझ झील में, बुझ झील में जाकर क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, ठीक है। इसकी लंबाई पूछे तो 17 किलोमीटर लंबाई है इसकी, ठीक है। तो देखो मैं आपको वापस एक बार कराता हूँ। कांकले नदी जो खंडेला सीकर से निकलती है, जोधपुरा, सॉरी गणेश्वर और सोना सभ्यता बचे को तोरावटी बोला जाता है, ठीक है। साबी नदी सेबर की पहाड़ियों से अलवर और जयपुर में इसका आवास क्षेत्र है। सभ्यता कौन सी है, जोधपुरा। ये साबी जो एकमात्र नदी है जो हरियाणा के गुड़गांव मैदान तक जाती है। काकने नाम मसूर दी है, जयपुर के कोटड़ी, कोटड़ी गांव से निकलती है और बुझ झील में जाके समाप्त हो जाती है। टोटल लेंथ कितनी है इसकी, 17 किलोमीटर, ठीक है। ये तो होगी एक बार के लिए जो 4 नदी हैं उनके बारे में ना। मैं आगे बात करता हूँ, एक नदी है जिसका नाम 5वें नंबर डालना, ये 4 नंबर की थी। अब 5 नंबर की एक बाण गंगा, कौन सी है, बाण गंगा। ये बाण गंगा पहले नहीं थी इसमें आंतरिक गब्बा तंत्र में शामिल है ना, लेकिन 2012 से इसको आंतरिक गब्बा तंत्र में भी शामिल किया गया है, ठीक है। 2012 से किसमें शामिल है, ये आंतरिक गब्बा तंत्र में है ना, पहले नहीं थी, 2012 से शामिल है आंतरिक गब्बा तंत्र में है ना। तो आपको याद रखना है वैसे, तो वैसे क्या रख लेना है, बैराट हिल्स। उद्गम कहाँ से हो रहा है इसका, देखो उद्गम, देखो आपको की पॉइंट्स याद रखना है सब। अब मैं फालतू की चीज़ें लिखूँ इसके अंदर कोई मतलब नहीं है। तो उद्गम सबसे पहले, तो उद्गम बैराट हिल्स, बैराट हिल्स। कहाँ से हो रहा है इसका उद्गम, इसका बैराट हिल से। अभी कहाँ तक जा रहा है तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, अववाद क्षेत्र में याद रख लेना। तो इसका अववाद क्षेत्र, अववाद क्षेत्र का मतलब बता दिया था ना मैंने, जहाँ पर ये नदी बहती है। तो अववाद क्षेत्र कहाँ है, तो जयपुर, दौसा और भरतपुर, ठीक है। एक बात मैं बताऊँ आपको इस नदी के किनारे की, इस नदी के जो उपनाम है ना वो याद रखने हैं आपको, उपनाम। एक तो इसको बोलते हैं ताला नदी, ताला नदी। एक इसको बोलते हैं अर्जुन की गंगा, अर्जुन की गंगा। ये इसको बोलते हैं दृश्यवती, सॉरी रुंडित, रुंडित, रुंडित नदी, ठीक है। तो ये 3 नाम है इसके, आपको याद रखने हैं ना। अब इसके बारे में एक चीज़ मैं बताऊँ आपको कि ये जो नदी है, इस नदी के किनारे क्या है, अभी जो है ना, क्या बोलता है, भाबरू शिलालेख मिला है इस नदी के किनारे, ठीक है। तो बाणगंगा नदी को कौन सा शिलालेख मिला, तो ये लिख लो आप, भाबरू शिलालेख। एग्जाम क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी है ना। शिलालेख, कौन सा शिलालेख मिला इस नदी के किनारे, भाबरू शिलालेख, ठीक है। तो इतनी बातें तो आपको याद रखनी है इसके बारे में कि इसको उद्गम बैराट हिल्स से हुआ था। बैराट हिल्स कहाँ है, जयपुर में ही है, ठीक है। इसके बाद अववाद क्षेत्र में पूछे तो जयपुर, दौसा और भरतपुर। उपनाम पूछे तो ताला नदी, अर्जुन की गंगा और रुंडित नदी है, ठीक है। और रुंडित नदी क्यों कहते हैं, तो देखो रुंडित नदी इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि है ना, इसको अववाद क्षेत्र के जो इसका वो अववाद क्षेत्र है, इससे क्या है कि अपने उद्गम स्थल से पहले उद्गम होता है ना इसका, तो ये मुख्य नदी में जब गिरती है ना उससे पहले ही समाप्त हो जाती है, इसलिए इसका नाम है रुंडित नदी। कि वैसा ऐसी सहायक नदियाँ जो अपनी मुख्य नदी में गिरने से पहले ही समाप्त हो जाती है, उनको बोला जाता है रुंडित नदी, ठीक है। अब मैं इसकी बात करूं कि इसके अंदर क्या 2 बांध स्थित हैं। आपको सबसे मेन बात तो यही है कि जो बाणगंगा नदी, इसमें 2 बांध है, एक तो है रामगढ़ बांध, रामगढ़ बांध, ठीक है। और एक आपको बांध याद रखना है अजान बांध, ठीक है। अब देखो ये तो रामगढ़ बांध है, ये तो जयपुर के अंदर है, और जो अजान बांध है ये भरतपुर के अंदर है। इस अजान बांध से जो है, जो कैला देवी अभ्यारण्य है ना, कैवला देव, कैवला देव
जो अभ्यारण्य है ना भरतपुर के अंदर, अभ्यारण्य, इस केवलादेव अभ्यारण्य में ये जलापूर्ति की जाती है इससे ही, क्योंकि वहाँ पक्षी वगैरह है ना, इस वजह से पक्षियों का स्वर्ग घर कहा जाता है उसको, केवलादेवी अभ्यारण्य को। ठीक है, तो इस कारण जो है भरतपुर के अंदर है, गोल्डन ट्रायंगल पे स्थित है, इस कारण वो इम्पोर्टेंट भी है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि ये जो ये अजान बांध स्थित है, ये अजान बांध किसको जलापूर्ति करता है? केवलादेव जो गणपति विहार है भरतपुर के अंदर, उसको जलापूर्ति करता है। ठीक है, लेकिन इस अजान बांध में अगर पानी की कमी हो गई है, ठीक है, तो इस अजान बांध में अगर पानी की कमी होगी तो क्या कहाँ से लाया जाएगा पानी? तो आपको याद रखना है, एक तो पांचना बांध, ये पांचना बांध करौली में है, और एक है आपको याद रखना है गंभीर नदी। ठीक है, देखो मैं वापस बताता हूँ कि दो बांध स्थित है इस बाणगंगा नदी पर, एक तो है अजान बांध, एक तो है रामगढ़ बांध, एक है अजान बांध। लेकिन रामगढ़ बांध में तो इतना याद रखना है कि जयपुर में स्थित है, लेकिन अजान बांध से जलापूर्ति किसको होती है? तो इसको होती है, केवलादेव अभ्यारण्य को। लेकिन इस अजान बांध में ही पानी कमी होगी तो कहाँ से लाएंगे, इसमें पानी कहाँ से डालेंगे? तो वो है गंभीर नदी और पांचने बांध से इसमें पानी छोड़ा जाएगा, इसमें पानी की आपूर्ति की जाएगी इससे। ठीक है, तो इसको लेकर के आपको इतनी ही बातें याद रखनी थी बाणगंगा नदी को। ठीक है, इसके बाद में एक नदी और बच जाती है, लास्ट है वो, इसके बाद में ये जो आंतरिक अब्बा तंत्र है वो तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो एक नदी है इसका नाम है रूपारेल नदी। कौन सी है? रूपारेल नदी। ठीक है, इस रूपारेल नदी के बारे में आपको पहले तो इसका नाम याद रखना है कि इसका उपनाम क्या है। उद्गम स्थल से पहले मैं उद्गम बता देता हूँ पहले। उद्गम, तो इसका जो उद्गम है ना वो होता है उदयनाथ की पहाड़ी, उदयनाथ पहाड़ी। अभी उदयनाथ की पहाड़ी कहाँ है? तो अलवर में है। ठीक है, उदयनाथ पहाड़ी अलवर। ठीक है, उदयनाथ की पहाड़ी तो है अलवर के अंदर। ठीक है, तो याद रखना आप उदयनाथ की पहाड़ी कहाँ है? अलवर में। देन रिपीट ऑफ कि इसकी जो उदयनाथ की जो पहाड़ी है ना कहाँ पर है? अलवर में। अब इसके अंदर आपको एक बात याद रखनी है, इसकी एक सभ्यता स्थित है। कौन सभ्यता है? उसका नाम है नौहर सभ्यता। नौहर सभ्यता। ठीक है, जिस नदी के किनारे सभ्यता स्थित है ना वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि उस पर सभ्यता का नाम पूछ लेंगे और पूछ लेंगे कि किस नदी के किनारे है तो हो जाता है। अब इसके उपनाम याद रखने हैं आपको, उपनाम। ठीक है, इसकी उपनाम है, इसको बोला जाता है रूप नारायण। ठीक है, एक इसको बोला जाता है लसवारी नदी। ठीक है, एक इसको बराह नदी बोला जाता है, बराह नदी। तो ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि किस नदी को क्या बोला जाता है, उपनाम है उसके, है ना। जितनी भी उपनाम है एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं यहाँ से, है ना। ऐसे तो रूल नहीं आता, पर आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा इसके उपनाम की। रूप लसवारी नदी कैसे बोलते हैं, बराह नदी कैसे बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा याद रखना है आपको कि ये एकमात्र ऐसी नदी है जिसमें नील हरित शैवाल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं इसमें? नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल पाए जाते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है कि नील हरित शैवाल पाए जाते हैं। जैसे भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि इस पर दो बांध स्थित हैं, ऐसी इस पर क्या है, झील है जिसका नाम है मोती झील। इस नदी पर कौन सी झील है? मोती झील। ये मोती झील को भरतपुर की लाइफ लाइन बोला जाता है। तो देखो, भरतपुर की लाइफ लाइन। ठीक है, तो भरतपुर की लाइफ लाइन किसे बोला जाता है? तो मोती झील को भरतपुर की लाइफ लाइन बोला जाता है। ठीक है, अब इससे आगे है एक चैनल है जिसका नाम है सुजान गंगा। क्या चैनल है? सुजान गंगा। चैनल का नाम क्या है? सुजान गंगा। ठीक है, ये सुजान गंगा क्या करता है? तो ये जो मोती झील है ना, लोहागढ़ व मोती झील, इन दोनों को जोड़ता है। ठीक है, ये सुजान गंगा एक चैनल का नाम है जो मोती झील और किसको जोड़ता है? लोहागढ़ को जोड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें जो नदियों के बारे में जितनी चीज़ें थी मैंने सारी बता दी हैं, शायद इससे ज़्यादा कुछ है भी नहीं। ठीक है, आंतरिक अब्बा तंत्र के अंदर ये सारी नदियाँ, एक नदी है जिसका नाम है सावर नदी नहीं है, झील है। तो उस झील के अंदर क्या है कि कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं, ठीक है, और कैसा प्रतिरूप बनाती है, सर्वाधिक लवणता कौन सी जो है, वो चीज़ें एक बार मैं आपको बता रहा हूँ, देख लीजिए। ऊपर देखिए, यहाँ बता देता हूँ, जिस जगह नहीं है। एक झील है, क्या नाम है? झील का नाम है सावर। क्या नाम है? सावर। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे याद रखना कि इसमें झीलें कौन कौन सी, नदियाँ कौन कौन सी गिरती हैं। ऐसे इसमें गले काफ़ी सारी नदियाँ गिरते हैं, नाले भी गिरते हैं, पर इतना ज़्यादा नहीं है। तो आप तो एक बात, ये झील है, कौन नाम है इसका? सांभर। आप ऐसे लिख लेना जैसे मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो सांभर जो झील है ना, इस सांभर झील में इधर से पश्चिम से, पूर्व से, दक्षिण से और उत्तर से
ठीक है। इसमें कौन कौन सी नदी, तो देखो उत्तर से तो आती है इसमें खंडेला नदी, खंडेला जो इसमें पानी डालती है। इधर से आती है मेंढा, मेंढा नदी, ठीक है। इसके बाद में आपको याद रखनी है इसको रूपनगढ़, रूपनगढ़। इधर से याद रखनी है आपको खारी, ठीक है। तो ये सारी नदी आपको याद रखनी है कि इसमें दक्षिण से कौन सी नदी आ रही है, उत्तर से कौन सी आ रही है, पश्चिम से कौन सी आ रही है और पूरब से कौन सी नदी आ रही है, ठीक है। एक नाला है जिसका नाम है नलियासर नाला, तो एक नाला भी याद कर लेना, नलियासर नाला। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि नलियासर नाला ऐसा एग्जाम पूछ लिया जाए सावर में कौन सा नाला गिरता है, तो नलियासर नाला, ठीक है। बाकी क्वेश्चन एग्जाम में यही आएगा, इनमें से ही, इन चारों में से ही आएगा। तो इनमें से कौन सी नदी किधर से आगे गिरती है ना, तो ये तो नागौर से आती है। कहाँ से आती है, नागौर से। खारी नदी आती है नागौर से, और रूपनगढ़ आती है आपको पता ही है अजमेर से, ठीक है। मेंढा नदी आती है जयपुर से, ठीक है। और खंडेला आती है सीकर से, ठीक है। अब एक बात तो ये हो गई इसकी नदी कौन कौन सी आती है इसमें। एक बात याद रखनी है, सर्वाधिक जो लवणीयता लाती है ना वो यही झील है, कौन सी है ना, तो सर्वाधिक लवणीयता, सर्वाधिक लवणीयता, लवणीयता, तो सर्वाधिक जो लवणीयता लाने वाली झील है ना वो जो नदी है वो मेंढा नदी। अब एग्जाम में एक क्वेश्चन और आता है अलग टाइप से कि इसमें कैसा प्रतिरूप बनाती है ये, है ना। तो प्रतिरूप में पूछे कैसा प्रतिरूप, तो अभिकेंद्रीय प्रतिरूप, अभिकेंद्रीय प्रतिरूप, ठीक है। तो ये सारी बात थी आंतरिक अभ्यातंत्र को लेकर के, जितनी बातें थी मैं सारी बता दी हैं। आपको इतना ही याद रखना है, उससे ज़्यादा कुछ याद ही नहीं रखना। यह आंतरिक अभ्यातंत्र था, ठीक है। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे जो बंगाल खाड़ी की नदियाँ हैं या अरब सागर की जो नदियाँ हैं, ठीक है। अरब सागर में गिनती कौन कौन सी नदी गिरती है, तो 4 नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं, और बंगाल खाड़ी में भी 4 नदियाँ गिरती हैं, ठीक है। और इम्पोर्टेंट है, देखो लूनी माही, एक तो है लूनी माही, एक है पश्चिमी बनास, एक है आपको तीनों, एक मतलब आपको इस चीज़ के लेके याद रखना है, चारों नदी जो है कौन कौन सी नदी है। पहली तो थी कौन सी, पहले तो याद अरब सागर में गिरने वाली पहली नदी तो कौन सी है, लूनी। दूसरी है माही, तीसरी याद रखनी है आपको पश्चिमी बनास, और चौथी याद रखनी है आपको साबरमती। ये चारों नदियाँ आपको याद रखनी है ना कौन कौन सी हैं। तो इनके बारे में अच्छे डिटेल से चर्चा करेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, और इनको सबको याद रखना अच्छे से, क्योंकि इसी के अंदर से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा आपकी एग्जाम के अंदर, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, इतना तो मुझे पता है जहाँ तक है ना, ठीक है फ्रेंड। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।